नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करियर्स इन एथिकल हैकिंग के बारे में। और मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पहले डिस्कस किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे भी। अगर आप चाहो तो मेरे वर्कशॉप्स देख सकते हो इसके ऊपर, उसमें भी मैंने ये सब बताया है, लेकिन मैं फिर से इसमें बताने वाला हूँ और शॉर्ट में बताऊंगा और मतलब ऐसे एकदम डेडिकेटेड बताऊंगा। अब बात करते हैं करियर्स के बारे में। हैकिंग में क्या करियर्स है, हमको यही तो जानना है भाई। हम लोग कोर्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग करियर बना सकें। तो क्या करियर है, कितना करियर है और कैसे है, कौन सी फील्ड्स में है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले इंट्रोडक्शन है तो मैं उसका ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको सब बता दूंगा। अब बात करते हैं। तो ये एक फिगर है जो एस्टिमेट किया गया है ट्रस्टेड अथॉरिटी के द्वारा। इतना ये है हमारा 10 लाख का फिगर है। ये 1 मिलियन बोल सकते हो आप। 1 मिलियन एथिकल हैकर्स की जरूरत पड़ने वाली है 2020 तक इंडिया में। ये मैंने सिर्फ इंडिया की बात की है ना, वर्ल्ड की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ये, लेकिन सिर्फ इंडिया की बात करूं तो 1 मिलियन एथिकल हैकर्स की जरूरत है। और मिलते कितने हमको? लगभग 15-20 हजार। तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब हमारे पास कितनी शॉर्टेज है। हर साल हमको 15-20 हजार बस एथिकल हैकर्स मिलते हैं, लेकिन नीड कितनी है तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत शॉर्टेज है यार, इसीलिए मतलब अटैक्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं सैलरीज की, क्योंकि सैलरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सैलरी के बारे में पता चले तो हम कुछ मेहनत करें, कुछ मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पर मैंने बिगिनर्स की, एवरेज और प्रोफेशनल की भी मैंने सैलरी दिखाई हुई है। ये फिगर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये एग्जैक्ट फिगर है भाई, कभी भी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत चेंजेस हो सकते हैं। कंपनी पर डिपेंड करता है, पोस्ट पे डिपेंड करता है, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन एक रफ फिगर मैंने बताया आपको। बिगिनर के लिए एटलीस्ट आपको 2.5 से 3 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिगिनर के लिए, फ्रेशर के लिए। यहाँ पर एथिकल हैकर का कोई जॉब नहीं है, मैंने ये बताया था आपको। अलग अलग नाम से जॉब होते हैं, सिक्योरिटी पे होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर का जॉब होता है और काफ़ी सारे जॉब होते हैं। तो उसके हिसाब से आप कंपनी की प्रोफाइल आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 2.5 से 3 तो आप बिगिनर एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप अच्छी खासी कंपनी में जा रहे हो तो। अब अगर बात करते हैं एवरेज सैलरी की, अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का भी है तो मान लेते हैं, तो उस टाइम पे जब आपका प्रमोशन होता है ना तो 5.8 तो आपको मिलना ही चाहिए अगर आप 3-4 साल के आगे हो। अगर आपका प्रोग्रेस अच्छा है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छी कंपनी में हो आप, मतलब टॉप कंपनीज में हो आप, अगर कंट्रीज की, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में हो तो इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना तो एवरेज आपको मिलता ही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, जैसे 4-5 साल के आगे, अगर आपको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस केस में सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 20 लाख के ऊपर भी जा सकती है ये। मैंने 20 लाख बताया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 17 हो, 18 हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 20 आप मान के चलो कि अगर आपका बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है, आपसे कंपनी बहुत खुश है और अगर आप अच्छी कंपनी में है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, मतलब जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं स्टार्टअप्स या जो लोकल कंपनीज होती हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बैंगलोर वगैरह जाते हैं आप, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ सब की कंपनीज जो हैं बड़े बड़े शहरों की, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना आप सैलरी जमा कर सकते हैं इंडिया के केस में। हाँ, ये जो फिगर है ना, ये पूरा इंडिया का है। मैंने अभी वर्ल्ड की बात नहीं की है, सिर्फ इंडिया की बात की है। तो ये सारी सैलरीज हैं हमारे पास एवरेज। ये रफ फिगर है, इसको एग्जैक्ट बिल्कुल मत समझना। अब बात करते हैं बाहर की, दुनिया भर की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने इंडिया की बात कर ली, अब बाहर की बात करें वर्ल्ड की। तो यहाँ पर बिगनर्स के लिए मैंने बताया कि यहाँ बिगनर की सैलरी $80,000 है। तो अगर आप $80,000 को कन्वर्ट करते हो, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लेता हूं। तो कितना चल रहा है भाई डॉलर? मेरे ख्याल से 80,000 इंटू 70 भी ले लेते हैं तो 56 लाख आप मान सकते हैं एक बिगिनर की सैलरी। मतलब 56 लाख आप बोल नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये फिगर जो है आप बाहर कमाओगे, यूएस जैसी कंपनी, यूएस जैसी जगह में कमाओगे, तो वहाँ का तो कॉस्ट भी उतना होता है। तो लेकिन फिर भी ज़्यादा यार, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने 80,000 की बात की। यहाँ पर फिर से अगर बोलें एवरेज सैलरी, तो मैं बोल रहा हूँ 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आपकी इतनी होगी। रफ फिगर है फिर से 150,000 की बात करता हूं मैं, 150 इंटू 70। तो ये आप मान सकते हो 10 मिलियन। यहाँ अगर आप, मैं बोल रहा हूँ 10 मिलियन, तो जरूरी नहीं कि 10 मिलियन हो, रफ फिगर है, ठीक है। फिर से ये एवरेज सैलरी है। अब उसके बाद प्रोफेशनल के लिए 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका, अच्छी कंपनी में, टॉप कंपनीज में, यूएस में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, और अगर आप और भी अच्छी कंपनीज में, अमेजोन वगैरह में अगर आप प्लेस होते हो, तो वहाँ की बात करूँ तो 250,000
70 करूंगा इंटू, तो आप देख सकते हो 17 मिलियन 1 करोड़ बोल सकते हो आप। 1 करोड़ से ज़्यादा सैलरी हो जाती है यहाँ पे। तो मैंने आपको यहाँ पर मिराज नहीं दिया है, मैंने आपको यहाँ पर भटकाया नहीं है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ जॉब से इतनी सैलरी मिलेगी, आपको और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनका जो आप पैसे में कन्वर्ट करोगे ना तो इतना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो इतनी हो, इससे कम हो सकती है, लेकिन टोटल जो ओवरऑल बेनिफिट्स है ना आपको इतने तो मिलेंगे, इतने वैल्यू के मिलेंगे आप बोल सकते हैं। तो बाहर सैलरी कितनी ज़्यादा है आप सोच सकते हो ना, यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर इंडिया में सैलरी कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इंडिया में रहते हो तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम होता है, तो उस हिसाब से वो भी सही है यार। तो सैलरीज के बारे में आपको पता चल गया, अब आप थोड़े से मोटिवेटेड हो जाओ, क्योंकि बहुत इसमें पैसे भी हैं काफ़ी और रिस्पेक्ट भी है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। काफ़ी इसमें इस फील्ड में ना काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सर्टिफिकेशन लेते हो तो ही आपको जॉब मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हालांकि बहुत टॉप कंपनीज सर्टिफिकेशंस मांगती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप अगर इंटरव्यू पास कर लेते हो, अगर आपको मतलब जो आपका जो भी पासिंग का प्रोसीजर है, जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो पूरा पास कर लेते हो ना, तो सर्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है यार। एचआर वाला थोड़ी ना पूछेगा कि आपने क्या क्या सर्टिफिकेशन किया है। हाँ पूछेगा, लेकिन उस बेसिस पे वो डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको सवाल पूछेगा, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो सर्टिफिकेशन की बात करें तो मैं यहाँ पर एक एक सर्टिफिकेशन की बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मेन इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं यहाँ पर लिस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि आप रेफरेंस ले सको। आप चाहे तो इसको परस्यू कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सबसे ऊपर आता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो CEH होता है, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत ओवररेटेड बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि आजकल इसकी वैल्यू बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। बहुत लोग ले चुके हैं और मतलब ये तो क्या बोलते हैं उसको, दाल चावल बन चुका है आजकल का, सबके पास है, सब इसको कंज्यूम करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, क्योंकि 30-40 हज़ार तो मिनिमम लगते हैं इसको मतलब सर्टिफिकेशन के लिए, एग्जाम के लिए, लेकिन इसका जो सिलेबस है आप फ्री में पढ़ सकते हो। एग्जाम देने के लिए वाउचर लेना पड़ता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये आजकल मत लो। तो मैं यही बोलूँगा कि यार CEH मत करो आज। अगर आपके पास CEH नहीं है तो भी आप हैकर कहला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये EC काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये हलवा बन चुका है आजकल, सबके पास है, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। दूसरे नंबर पर जो सर्टिफिकेशन है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है CEH से मैं बोलूँगा, क्योंकि CEH एग्जाम थ्योरेटिकल होता है, MCQ बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको CEH में ना के बराबर मिलती है यार, लेकिन अगर आप CEH करते हो ना तो आपका बेस काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है यार, आप सिलेबस नेट पे ऑनलाइन बुक्स पढ़ी हुई हैं, बुक्स खरीद के पढ़ सकते हो, बेस क्लियर कर सकते हो, वैसे भी एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन OSCP अगर आप एग्जाम देते हो, अगर आप OSCP आपके पास आ गया ना, तो आप मतलब दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आप बन सकते हो अगर OSCP लेते हो तो, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल होता है। CEH से तो हाई लेवल का ही है ये उतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, एक्सपर्ट लेवल नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट है। इसका एग्जाम होता है 24 आवर्स लाइव, मतलब प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना रहता है, आपको सिस्टम्स को हैक करना रहता है 24 घंटे के अंदर अंदर। जितने ज़्यादा हैक कर पाओगे उतना ज़्यादा स्कोर होगा आपका और पास हो जाओगे इसका। लेकिन जो एक वीक पॉइंट है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये, CEH से 30% ज़्यादा कॉस्टली है, 30 से 40%। जैसे मतलब मेरे ख्याल से तो 70 से 80 हज़ार का ये सर्टिफिकेशन है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप लो। लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, तो 2-3 महीने में नहीं होगा। आप एटलीस्ट 6 महीना मान के चलो, अगर आप बिगिनर हो तो इसको सीखने के लिए आपको लगेगा ही लगेगा। तो काफ़ी बेहतर सर्टिफिकेशन है, काफ़ी सारे जॉब्स है इसमें, और रियल में मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको OSCP से ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है CompTIA सिक्योरिटी प्लस और पेंटेस्ट प्लस। जो CompTIA के सर्टिफिकेशन है ना वो बिगिनर लेवल के होते हैं, बिगिनर टू इंटरमीडिएट के बीच में होते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं सिक्योरिटी प्लस। लेकिन इसके पहले आपको कुछ और सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे CompTIA के, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानता। इन लोग बोलते हैं कि ये पहले आपको नेटवर्क प्लस करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और GIAC पेनिट्रेशन टेस्टर GPAN, ये भी OSCP के मतलब आप कंपैरिजन में बोलो तो ये भी उसके जैसा ही है, लेकिन CEH से काफ़ी बेटर है। ये भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, तो ये भी आप करोगे। OSCP के अलावा अगर उसका अल्टरनेटिव बोलो तो ये भी काफ़ी सही है, ये भी प्रैक्टिकल नॉलेज देगा आपको। और 5th नंबर पे है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CISSP। लेकिन इसको आप अभी नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपके पास 5 से 6 साल का मतलब 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सिक्योरिटी फील्ड में। तो ये काफ़ी मतलब बच्चों का खेल नहीं है,
ये मतलब इसमें आपको सिर्फ हैकिंग नहीं पढ़नी है, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं पढ़नी है, इसमें आपको काफ़ी सारे मैनेजमेंट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, बहुत कुछ और पढ़ना रहता है। लेकिन ये काफ़ी बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका, तो अभी आप इसके बारे में मत सोचो। काफ़ी अगर आप मान लेते हो कि मैं तो यार बहुत कुछ सीख चुका हूँ, अब मेरा पास कुछ बचा नहीं है सीखने के लिए, तो आप CISSP कर सकते हैं। PhD लेवल का सर्टिफिकेशन हो जाएगा आपकी फील्ड में। तो ये कुछ मेन थे सिक्योरिटी फील्ड में। अब नेटवर्किंग की बात करें तो उसके लिए मैंने अलग से लिस्ट किए हुए हैं, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए अलग से भी आता है सर्टिफिकेशन, और इंटरनेट पे हैकिंग में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से किया था। तो नेटवर्किंग की जब बात करें तो सिस्को सबसे पहले आता है जुबान पर, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है इसका मार्केट में। तो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट CCNA जो बहुत पॉपुलर है, मोस्ट कॉमन लोग यही लेते हैं और बिगनर लेवल का है। तो आप नेटवर्किंग में अच्छी खासी आपकी ग्रिप हो गई है ना, तो आप ये ले सकते हो। और इसमें भी आपको सिस्को ओरिएंटेड स्टडी की जाती है, मतलब जनरल नेटवर्किंग आपको कम पढ़ाई जाएगी। सिस्को के जो डिवाइसेस होते हैं, जो उसके कस्टमाइज्ड खुद उसने जो राउटर स्विचेस वगैरह बनाए रहते हैं, उसके हिसाब से इन लोग पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से सिलेबस रहता है। लेकिन आप जनरली करना चाहते हो तो CompTIA का नेटवर्क प्लस कर लो, उसमें सिस्को ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं रहती है, वो जनरल नेटवर्किंग के लिए होता है। तो आपके ऊपर है यार, सिस्को में अगर आप जाओगे तो आपके पास जॉब्स ज़्यादा हैं, नेटवर्क प्लस में जॉब्स कंपैरेटिवली थोड़े से कम हैं, तो ये ट्रेड ऑफ हो जाता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो, मैंने कंपैरिजन कर दिया। और सिस्को के काफ़ी सारे हैं यार, आप अगर आप जाओगे CCNP प्रोफेशनल लेवल का, जो एक्सपर्ट लेवल नहीं बोलूँगा, इंटरमीडिएट लेवल का है, और सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट लेवल का है, तो ये काफ़ी हाई लेवल है, तो आपके ऊपर है। और CCNA में भी बहुत सारे सब डिविजन है, जैसे सिक्योरिटी के लिए, राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए, वो आप देख लेना, आपके ऊपर है। AWS का भी आता है सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, ये क्लाउड बेस्ड अगर आप चाहते हो नेटवर्किंग पढ़ना क्लाउड आर्किटेक्चर में, तो आप ये पढ़ सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन थे जो मैं बताना चाहता था। यहाँ पर एक कोट मैंने लिखा हुआ है जो आपको जानना ज़रूरी है, इफ़ यू आर ऑनलाइन यू आर वल्नरेबल। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, कि अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, अगर आपका जो सिस्टम है, आपका जो डिवाइस है वो ओपन सिस्टम है, मतलब आपके डिवाइस से डेटा आ जा सकती है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो। आपके डिवाइस से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, आपके डिवाइस से पल्सेस या डिजिटल डेटा ट्रांसफर हो सकती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो आपका कुछ ना कुछ डेटा हमेशा जो आप नहीं चाहते हो दूसरों को देना, वो कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है। उसी को मैं बोल रहा हूँ वल्नरेबल। अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन तो आप वल्नरेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्लॉइटेबल हो, लेकिन वल्नरेबल तो हो। एक्सप्लॉइटेबल और वल्नरेबल में डिफरेंस होता है, हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि आप अगर ऑनलाइन हो तो ध्यान से सब कुछ सोच समझ के करना। आजकल बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप थोड़ा भी गलत करते हो। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आता है कि हैकिंग इलीगल है क्या? मैंने इतना कुछ बताया आपको, तो अब आपको तो ये आइडिया मिल गया होगा ना कि हैकिंग हमेशा इलीगल नहीं होती है। लेकिन आपको फिर भी ये डाउट हो रहा होगा कि इलीगल नहीं होती है, तो हमने तो पढ़ा कि इलीगल होती है, कब किस केस में इलीगल होती है, किस केस में नहीं होती है, वो डाउट आता है हमारे दिमाग में। तो मैंने बताया यार कि हमेशा इलीगल नहीं होती है। मैंने इतना कुछ डिस्कस कर लिया तो आपको आइडिया मिल गया होगा, मैं फिर से डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। तो एथिकल हैकिंग जब आप बोलोगे ना, तो आंख बंद करके सोच लेना कि वो लीगल होता है, हर एक्सपेक्ट में लीगल होता है। एथिकल हैकिंग का मतलब ही वही है कि एथिकल वे में कर रहा हूँ, कोई चीज़ बिना मतलब के, बिना परमिशन के कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। एथिकल का मतलब ही वही होता है कि आप सारे लॉस और पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो। और एथिकल हैकर्स की जो नीड है मैंने आपको बता दी कि कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना एनर्जी खर्च होता है, कितने नुकसान होते हैं, तो इसलिए ज़रूरत है। तो हैकिंग से कितना पैसा मिल सकता है यार, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। ये सब हम लोग सोचे नहीं था ना पहले कि हैकिंग भाई बुरी चीज़ होती है, लेकिन क्या क्या नहीं कर सकते हम लोग। क्या सही चीज़ है ना, एकदम मस्त बैड एज बैड के हैक करो, मस्त पैसा कमाओ और उड़ाओ बस, और क्या दिक्कत है आपको। तो भाई यही था जोक्स अपार्ट। काफ़ी ज़रूरत है हमको, और पूरे कोर्स में हम लोग यही सब सीखने वाले हैं जो आपको ज़रूरी है जानना एथिकल हैकर बनने के लिए। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।